7 दिसंबर 1941 ये वो दिन था जब दुनिया का नक्शा तारीखी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप पर मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डॉरिस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्शन पर लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पर डॉरिस को एक सायरन सुनाई देता है। जो कोई भी सेलर शायद अपनी सर्विस में कभी सुनना नहीं चाहता वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरतज़दा रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर तैयारों से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पर कोई कयामत बरस पड़ती है क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने चुन कर अमेरिकन शिप्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे पावरफुल मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी गलती आखिर क्यों की थी और डॉरिस मिलर नामी एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। इन्फो वांडा की आज की वीडियो में खुशामदीद। हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है जब अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी बिल्कुल वही चाइना जिसके खिलाफ आज अमेरिका खुलकर बात करता है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थे जबकि दूसरी जानिब ब्रिटेन, नेदरलैंड और फ्रांस थे और इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था और अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका को ठीक ठाक नुकसान हुआ था। मगर यहाँ एक मुल्क था जो अमेरिका को बार बार सताए जा रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से जापान ने फैसला किया कि वो अपने आस पड़ोस के मुल्कों पर कब्जा जमाएगा और ये होना भी शुरू हो गया ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरा कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशियन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया थे और जापान की नज़रें इन पर भी थीं। मगर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड की और फिलीपीन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी और इन कंट्रीज़ को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया और जापान के पास खुद का ऑयल भी नहीं था और अपनी ज़रूरत का 80% ऑयल वो अमेरिका से ही लेता था। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने जापान के सामने यह शर्त रखी कि उसे चाइना पर से अपना कब्जा ख़त्म करना होगा, फिर थी जाकर उसे ऑयल की फराहमी मुमकिन की जाएगी और जापान के लिए ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था। अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि जापान ने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल था जिसकी वजह से जापान का होल्ड वैसे ही कम हो जाना था और फिर जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलाएगा और फिर अंदर ही अंदर प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा हम पहले जान चुके हैं कि इंडोनेशिया नेदरलैंड्स की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए जो अमेरिका की कॉलोनी थी और जापान को इस बात का मालूम था कि अगर उसने फिलीपीन पर हमला किया तो पैसिफिक ओशियन में ही मौजूद अमेरिका की बेस पर्ल हार्बर से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यहाँ ये सूरत हाल बन चुकी थी कि जापान के पास ऑयल रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे और अब उसके पास हमला करने के सिवा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था और हमला फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर। जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज हमला करके पूरी बेस को ही उड़ा डालेंगे ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके और जापान अब चुपके से इस हमले की तैयारी शुरू कर चुका था और उसने अपनी फ्लीट भी तैयार करना शुरू कर दी जिसमें 2 बैटलशिप्स, 3 डिस्ट्रॉयर्स, 39 सबमरीन्स और हैरत अंगेज तौर पर 1414 बम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद थे और इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के
जरिए पर्ल हार्बर के करीब रवाना किया गया। और अगर दूसरी जानिब पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फ्लीट के बारे में बताया जाए तो उस दर 8 बैटलशिप्स, 390 एयरक्राफ्ट, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स और 4 सबमरीन्स मौजूद थी। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफी फोर्स मौजूद थी, मगर इसके लिए जरूरी था कि अमेरिका को जापान के किए जाने वाले हमले की पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए, और जापान ये मिशन हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था। और इसीलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि वो हमले से पहले किसी भी किस्म की वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स 8000 किलोमीटर का फासला तय करके पैसिफिक ओशियन में अब पर्ल हार्बर के करीब मौजूद थी, और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट्स को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। और ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1951 की 757 पर 350 जापानीज एयर बम्बर्स, जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने 2 अलग अलग ग्रुप में तकसीम होकर पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल लाइल थे, उनके लिए ये किसी कयामत से कम नहीं थी। जापानीज एयरक्राफ्ट 45 मिनट तक गोलों की बारिश करते रहे और पर्ल हार्बर को तबाह बर्बाद करते रहे, और फिर 45 मिनट के बाद वो चले गए। ऐसा लगा कि हमला खत्म हो चुका है, लेकिन फिर 10 मिनटों के बाद बम्बर्स एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और फिर बची कुची बेस को भी बर्बाद कर दिया। पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पल्ला पूरी तरह से भारी था। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटल और 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था, और इस तरह फिजा काले बादलों पे छुप के रह गई थी। इसी दौरान उस बेस पर अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर भी मौजूद था, जिसका जिक्र वीडियो के शुरू में किया गया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान जैसे ही उसने सायरन सुना तो वो बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर आया तो उसकी शिप पर एक मिसाइल आ गिरा, जिसकी वजह से शिप का कैप्टन जख्मी हो गया और साथ ही उसके दूसरे साथी भी जख्मी हो गए। और फिर डोरिस ने अकेले जख्मियों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया, और फिर बिना ट्रेनिंग के एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन के पास गया, एयरक्राफ्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने बिना ट्रेनिंग के टोटल 6 जापानीज एयरक्राफ्ट मार गिराए थे। डोरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसे नेवी क्रॉस दिया गया, जो कि यूएस नेवी का सबसे बड़ा और जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। इस हमले के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन इसके बाद वो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को भी धकेल चुके थे। और फिर अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले दिन ही जापान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया, और फिर जापान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को रिस्टोर करने में लगा रहा। खुशकिस्मती से कुछ शिप्स भी रिपेयर कर ली गईं। फिर 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसा जापान ने पर्ल हार्बर पर किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के शहर टोक्यो पर बमों की भरमार कर दी। ये वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की जानिब से किया जाने वाला पहला हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की, और यूं काफी अरसे तक अमेरिका और जापान की लड़ाई चलती रही, जिसमें अमेरिका का पलड़ा भारी था, जबकि जापान कमजोर होने के बावजूद भी किसी सूरत हार नहीं मान रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही लिया। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर अमेरिकन जहाज उड़ता दिखाई दिया, जिसमें 4040 किलोग्राम वजनी बम, जिसका नाम लिटिल बॉय था, वो मौजूद था। और फिर वो बम इस शहर के ऊपर गिरा दिया गया। एग्जैक्टली 43 सेकंड के बाद जोरदार धमाका हुआ और फिर सब कुछ वाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने शहर का टेम्परेचर 5000 सेल्सियस तक पहुंचा दिया, और ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था। इस हमले के बाद जापानीज लीडर्स के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी वो कुछ और समझते कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी बम गिरा दिया। ये मार्क 3 बम था, जिसका कोड नेम फैट मैन रखा गया था। 4670 केजी वजनी इस बम में गिरते ही पूरे शहर को सफाया हस्ती से मिटा डाला। ये वो 2 न्यूक्लियर बम थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बम थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक के बाद 2,60,000 लोगों ने अपनी जानें खो दी। इस हमले के 1 हफ्ते के बाद ही जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, और फिर यूं वर्ल्ड वॉर 2 इख्तिताम पाई।